हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारी इस पर जीएस की क्लासेस चल रही हैं। और आज हमारी क्लास का जो टर्म है वो है हमारा पॉलिटी का। कल भी हमारा पॉलिटी का टर्म था, आज भी हमारा पॉलिटी का टर्म है। तो हमने जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बातचीत कर रहे थे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कल हमने जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और आपका 1833 का हमने चार्टर अधिनियम देख लिया था। आज हमारा जो आगे हम देखेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम। तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरा, आप जो है वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिएगा। तो कल की क्लास में जैसे हमने 1773 से शुरू किया था कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, फिर 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट को भी हमने देखा और साथ ही साथ हमने 1833 के चार्टर अधिनियम को भी देखा। आज हम देखेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो इसकी पहली विशेषता है कि पहली बार गवर्नर जनरल का जो परिषद था उसमें विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। तो पहली विशेषता हमारी जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार कर दिया गया। तो सीधा सा पॉइंट है हमारा कि जो 1853 का पहला जो चार्टर अधिनियम की पहली विशेषता है उसके हमने क्या किया, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद था उसको हमने जो है विस्तारित कर दिया। और किन कार्यों में? तो विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों में हमने इसको बांट दिया। विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों में हमने क्या किया, इसको विस्तारित कर दिया। यानी जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद हमने बनाई थी, तो जैसे हमने कल भी बातचीत की थी कि राज्यपाल है और राज्यपाल है तो फिर उसकी मंत्रिपरिषद है, तो इसी कार्यकारी परिषद को हम मंत्रिपरिषद कह सकते हैं। तो हमने इसका विस्तार कर दिया और विस्तार हमने करके दिया, दो भागों में इसको बांट दिया। विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों पर हमने इसके बांट दिया। साथ ही साथ हमने क्या किया, 6 नए पार्षद भी जोड़े और इन्हें जो हमने क्या कहा, विधान पार्षद कहा गया। देखिए हमने इसमें क्या किया, विधायी पार्षद 6 सदस्यों को यानी 6 पार्षद जोड़े गए, 6 पार्षद जोड़े गए, इसीलिए हमने इसको नाम क्या रख दिया, विधान पार्षद कहते हैं, विधान पार्षद। तो दो भागों में बांटने का मतलब समझिएगा कि भाई विधायी और प्रशासनिक, ये जो मंत्रिपरिषद है यानी ये जो कार्यकारी परिषद है ये दो काम करेगी, विधान भी बनाएगी यानी विधान नियम भी बने, विधि नियम कानून भी बनाएगी, साथ ही साथ प्रशासन का भी कार्य संभालेगी। आज भी आप देखते हैं कि जो हमारी कार्यपालिका है, तो जो हमारी संसद है, तो संसद दो प्रकार की भूमिका निभाती है। दो प्रकार की भूमिका निभाने का मतलब है कि वो विधायी कार्य भी करती है यानी विधायिका भी है, साथ ही साथ क्या है, उसी के अंतर्गत हमारी क्या बनती है, कार्यपालिका भी बनती है। तो ये रही हमारे जो है पहला पॉइंट रहा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को हमने क्या कर दिया, विस्तारित कर दिया। और किनमें विस्तारित कर दिया, तो विधायी एवं प्रशासनिक जो है इन दो भागों में हमने इसको बांट दिया। आगे हम देखेंगे कि अगला हमारा क्या है, विशेषता है 1853 के चार्टर अधिनियम की। तो अगली विशेषता है कि इसमें सिविल सेवकों की जो भर्ती थी उसके चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था शुभारंभ किया। ध्यान रखिएगा 1833 के समय भी हमारी ऐसी बातचीत हुई थी, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कहने को मतलब विरोध के कारण फिर बाद में उसको क्या कर लिया गया था, वापस ले लिया गया। लेकिन 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत इसमें क्या किया गया कि जो सिविल सेवा थी, सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता एवं चयन की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। चयन की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। ठीक है, याद रखिएगा सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता का जो है एवं चयन की उसकी व्यवस्था हमने प्रारंभ कर दिया और ये हमने भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दिया। ठीक है, हमने क्या किया गया, साथ ही साथ ये व्यवस्था प्रारंभ की गई और भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया गया। ठीक है, भारतीय नागरिकों के लिए भी
खोल दिया गया कि भारतीय भी अब क्या कर सकेंगे, इस सिविल सेवा में प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और उनका भी चयन हो सकता है। इसीलिए 1800 इस सिविल सेवा के लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन हुआ। मैकाले समिति का गठन हुआ। याद रखिएगा, सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति हमारी क्या की जाती है, गठित की जाती है। ये सिविल सेवा के संबंध में कभी आपसे पूछा जा सकता है कि 1854 में मैकाले समिति का जो गठन किया गया था किस संबंध में था, तो भारतीय सिविल सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के संबंध में इस मैकाले समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो ये रहे हमारे 1853 के चार्टर अधिनियम की कुछ विशेषताएं। और हम देखेंगे आगे इसमें क्या किया गया कि कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया। अब तीसरा जो हम पॉइंट देखेंगे तो इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब देखिए इसी अधिनियम के तहत क्या किया गया, कंपनी के जो शासन को विस्तारित कर दिया जाता है और जो इंग्लैंड जो यहाँ पर कब्जा हुआ था, तो इंग्लैंड राजशाही की अनुमति के तहत जो है वो कब्जे को यानी ब्रिटिश भारत का क्षेत्र अब पूरी तरह से कहा जाएगा। चलिए, अगला जो हम पॉइंट देखेंगे, तो बच्चों ये क्लास आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। अब हम देखेंगे कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। जो अगला पॉइंट है हमारा, कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि जो भी कंपनी के कब्जे में क्षेत्र थे, तो इंग्लैंड का जो राजशाही था वहां से अनुमति मिलने के बाद वो किसके कब्जे में ही रहेगा, कंपनी कब्जे में रहेगा और कंपनी का ही प्रशासन क्या रहेगा, उसमें चलता रहेगा। ये यहाँ से तीसरा पॉइंट इसमें निकल के आता है 1853 के चार्टर अधिनियम में। अगली विशेषता हम देखेंगे, अगली विशेषता क्या है कि इसमें पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है कि जो भी हमारी भारतीय केंद्रीय विधान परिषद थी, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। ठीक है, स्थायी प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। तो याद रखिएगा कि भारतीय केंद्रीय जो विधान परिषद थी, इसमें जो है आपका क्या किया गया, केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया और जो भी गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें जो है 6 नए सदस्यों में से 6 नए सदस्य क्या है शामिल किए गए, 4 नए क्षेत्रों से, जिसमें बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा। इन जो ये यहाँ भी प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की प्रेसिडेंसियों से 6 सदस्यों को इस केंद्रीय विधान परिषद में क्या किया, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ से फिक्स कर दिया गया कि इन 4 प्रेसिडेंसियों से इन 6 सदस्यों को चुना जाएगा। तो कुल मिला के भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में आपके स्थायी प्रतिनिधित्व प्रारंभ कर दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा 1853 का चार्टर अधिनियम, तो नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्लास बच्चों आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अब हम देखेंगे अगला जो हमारा अधिनियम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, उसे हम भारतीय सुधार अधिनियम भी कहते हैं, क्योंकि अब जो हमारा अधिनियम होने वाला है उस अधिनियम है हमारा 1858 का भारतीय सुधार अधिनियम। हम इसको क्या कहते हैं, 1858 का भारतीय सुधार अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 1858 का भारतीय सुधार अधिनियम। ये जो 1858 का अधिनियम है ये 1857 की क्रांति के बाद है। काफी हद तक इसमें चीजें ठीक थी, परिवर्तित की गई, लेकिन अंग्रेज जो थे वो अपना प्रशासन छोड़ने के तो बिल्कुल भी मूड में नहीं थे।
लेकिन इस अधिनियम के तहत कुछ रियायतें दी गई, उन रियायतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जो 1858 का भारतीय सुधार अधिनियम है, ये क्रांति का फलस्वरूप है। हम इसको क्या कहते हैं, ये जो अधिनियम है तो भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पहला की पॉइंट ये है कि भारत के प्रशासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये भी याद रखिएगा, कभी हमसे पूछा जा सकता है कि भारत के प्रशासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम हम किसको कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम। देखिए, ये प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के बाद आया था, तो इसमें काफी चीजें हमें जो है बदली हुई जो है दिखेंगी। तो सबसे पहला जो विशेषता दिखी जाएगी कि अब जो है, जो भारत का शासन था, प्रशासन था, वो अब कंपनी के शासन की बजाय अब किसका शासन हो जाएगा, ताज का शासन हो जाएगा। याद रखिएगा, कंपनी के शासन को समाप्त कर ताज का शासन शुरू हुआ। ताज का शासन प्रारंभ हुआ। इसका मतलब ये है सीधा सा कि भाई अभी तक जो प्रशासन चलता था वो कंपनी के नाम से चलता था, और अब जो है शासन प्रशासन चलेगा वो ताज के शासन, यानी सीधा डायरेक्ट महारानी जो थी विक्टोरिया, उनके नाम से अब जो है शासन चलेगा। और यहां पर अब क्या किया गया कि जो पद था गवर्नर जनरल का, उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। तो साथ ही साथ याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। और यह जो वायसराय था, ये डायरेक्ट कहां पर, ब्रिटिश ताज से संबंध रखता था, क्योंकि यहां पर देखिए वायसराय बनाएगा, और वहां लंदन की जो असेंबली थी वहां पर क्या बनाया गया, एक पद का सृजन किया गया, जिस पद का नाम था भारत सचिव। तो वायसराय और भारत जो सचिव था वहां पर बैठा हुआ सीधा किससे संपर्क रखता था, तो सीधा ताज से संपर्क रखता था। तो हम सीधा इनडायरेक्ट रूप से कह सकते हैं कि जो वायसराय का पद था वो अब किसके अधीन हो गया, तो वो ताज के अधीन हो गया, यानी ताज के शासन के अधीन हो गया, डायरेक्ट यानी महारानी के अंतर्गत हो गया। जब हम देखेंगे आगे थोड़ा सा कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, तो प्रथम वायसराय कौन थे, ठीक है, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो प्रथम वायसराय, ठीक है, प्रथम वायसराय कौन हो जाएंगे हमारे थे इस समय, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ये उस समय जो है भारत के पहले वायसराय बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये पहला की पॉइंट हमारा कि भारत के प्रशासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है इसको। कंपनी के शासन को समाप्त करके हमने जो है ताज का शासन प्रारंभ किया, और ताज के शासन के अंतर्गत हमने गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया, वायसराय कर दिया गया। और साथ ही साथ प्रथम वायसराय कौन थे, तो कैनिंग थे। अब दूसरा पॉइंट देते हैं कि इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड समाप्त कर, इस अधिनियम के तहत देखिए क्या किया गया कि नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, नियंत्रण बोर्ड को क्या कहा जाता था, जो है हमने इसको कल पढ़ा था कि नियंत्रण बोर्ड हमारा क्या रहेगा, हमने बनाया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और साथ ही साथ निदेशक कोड समाप्त कर, और क्या था हमारा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, यानी उसको हम क्या कह सकते हैं, निदेशक कोड को समाप्त कर, निदेशक कोड को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर भारत में द्वैध शासन प्रणाली हम क्या करते हैं, शुरुआत कर, द्वैध जो प्रणाली थी उसकी जो है समाप्त करते हैं। द्वैध शासन प्रणाली जो हमारी चल रही थी, तो द्वैध शासन प्रणाली को
समाप्त किया जाता है। अभी तक जो ये द्वैत शासन प्रणाली चल रही थी, समाप्त कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये नियंत्रण का काम करता था और ये वाणिज्यिक और व्यापारिक काम, यानी दो अलग अलग जो बॉडियां काम कर रहे थे। अब उसको क्या कर सकते हैं, हम समाप्त करते हैं। तो इसी तरह भारत में द्वैत शासन जो प्रणाली थी उसको समाप्त कर दी। याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, किस अधिनियम के तहत समाप्त किया? तो 1858 के भारत सुधार अधिनियम के तहत हमने क्या किया, इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट इसमें हम देख सकते हैं, अगला पॉइंट हमारा कह सकता है, हम कह सकते हैं एक नए पद का सृजन किया गया। एक नए पद का सृजन किया गया, एक नए पद का सृजन किया गया। ठीक है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक नए पद का सृजन किया और उसका नाम क्या रखा हमने, भारत सचिव। क्या नाम रखा? भारत सचिव। ठीक है, ये भारत सचिव कहाँ रहेगा? तो लंदन की असेंबली में रहेगा और डायरेक्ट किसके, वायसराय के साथ इसका संपर्क रहेगा। ये वहां संसद के प्रति उत्तरदायी रहेगा। तो भारतीय प्रशासन पर इसका क्या रहेगा, संपूर्ण नियंत्रण रहेगा। और भारत सचिव की सहायता के लिए हमने क्या किया, 15 सदस्यीय जो है 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ठीक है, यानी इसकी सहायता के लिए हमने क्या किया, एक 15 सदस्यीय परिषद का जो है गठन किया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 1858 का भारतीय सुधार अधिनियम था, जिसके तहत हमने काफी चीजें देखी कि भारत के प्रशासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। साथ ही साथ कंपनी के शासन को समाप्त कर ताज का शासन इस यहाँ से प्रारंभ किया जाता है और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर हमने क्या कर दिया, वायसराय कर दिया। और प्रथम वायसराय हमारे कौन थे? तो प्रथम वायसराय हमारे कौन थे? कैनिंग थे। और हमने और विशेषता देखी इसकी कि जो नियंत्रण बोर्ड था, जो निदेशक बोर्ड था, उसको हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जो भारत में द्वैत शासन प्रणाली चल रही थी उसको भी हमने यहाँ से समाप्त कर दिया और एक नए पद का सृजन किया। और उस नए पद का हमारा नाम क्या था? जो हमारा नया पद बनाया गया था, भारत सचिव, जो वहां डायरेक्ट जो है संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, आइए अब हम जो है इससे आगे अधिनियमों की चर्चा करेंगे। जो अगला अधिनियम है हमारा वो है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसको नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप इसे हर जगह शेयर करेंगे तो जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, उतना ही हमें मोटिवेशन आएगा और हम इस क्लास को डेली जो है करते चलेंगे। और आप लोगों के लिए हम प्रैक्टिस सेशन भी लेके आएंगे। जैसे एक टॉपिक हमारा खत्म होता है उसके हम प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे, कुछ एमसीक्यू भी इसमें शामिल करेंगे। चलिए, तो अगला है अब हमारा 1858 के भारतीय सुधार अधिनियम हमने पढ़ लिया। अब हमारा है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारतीय सुधार अधिनियम। इसकी पहली विशेषता है हमारा, इसकी पहली विशेषता है कि हमने क्या किया, इसके द्वारा जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हम देख सकते हैं कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत होती है। तो याद रखिएगा कि 1861 के भारतीय सुधार अधिनियम के तहत हमने क्या किया, तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। इसके तहत वायसराय जो थे कुछ भारतीयों को यहाँ पर नामांकित कर सकता था। जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, ठीक है, यहां से देखिए नामांकन की भी शुरुआत होती है। तो गवर्नर जनरल की हम क्या कह सकते हैं, अब यहां से हम वायसराय कहेंगे। ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे, वायसराय कहेंगे। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में
नामांकित नामांकित किए जा सकते हैं, नामांकित किए जा सकते हैं। यानी कार्यकारी परिषद में हम क्या कर सकते हैं, कुछ सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं। जैसे आज भी देखते हैं तो राष्ट्रपति देखिए राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का नामांकन करता है, तो 12 सदस्यों का नामांकन आज भी करता है। इसी तरह राज्यपाल देखेंगे तो राज्यपाल भी नामांकित करता है। तो यहां पर याद रखिएगा कि नामांकन की शुरुआत यहां से होती है। आइए आगे देखते हैं। तो सिर्फ 1861 के अधिनियम में हमारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। अगला हम देखते हैं 1892 का जो भारतीय सुधार अधिनियम है उसको हम देखते हैं। तो ये हो गया हमारा 1861 का अधिनियम। दूसरा हम देखते हैं 1892 का भारतीय सुधार अधिनियम। अगला है हमारा 1892 का भारतीय सुधार अधिनियम। ठीक है, 1892 का भारतीय सुधार अधिनियम। इसके बारे में हम पहली विशेषता देखेंगे। तो पहली विशेषता क्या है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा इसमें क्या है कि हम देखेंगे पहला पॉइंट कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में जो विधान परिषदें थी, केंद्रीय और विधान परिषदों में हम कह सकते हैं गैर सरकारी। ठीक है, गैर सरकारी यानी सरकारी नहीं थे लेकिन गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। क्यों बढ़ाई गई? ताकि जो है बहुमत प्राप्त किया जा सके। बढ़ाई गई किस लिए बढ़ाई गई? ताकि हम क्या करें, जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा छुआ जा सके, इसीलिए गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, और साथ ही साथ हमने क्या कर दिया कि विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया गया। ठीक है, इसकी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण ये है। दूसरी विशेषता ये है कि विधान परिषद के कार्यों का विस्तारित कर दिया गया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विधान परिषद थी उसके कार्यों को भी क्या कर दिया गया, विस्तारित कर दिया गया और उन्हें बजट पर बहस कर सकते हैं। ठीक है, जो उसके सदस्य होंगे, भाई विधान परिषद के जो भी सदस्य होंगे तो क्या कर सकते हैं, बजट पर बहस करेंगे। ठीक है, बजट पर बहस करेंगे और कार्यपालिका को क्या कर दिया गया, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया गया। यानी इस विधान परिषद, देखिए जो भी विधान परिषद होगी तो उसमें पक्ष के भी लोग बैठेंगे, विपक्ष के भी लोग बैठेंगे, सीधी सी बात है। तो क्या अधिकार मिल गया कि भाई बजट पर बहस भी होगी, कितना बजट आपने पास किया, कैसे क्या काम कर रहे हैं, तो उस पर भी बहस होगी। साथ ही साथ हमने क्या कर दिया कि कार्यपालिका होगी, जो सरकार चला रही होगी, तो कार्यपालिका को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया गया। यानी कहा गया कि अब जो है आप कार्यपालिका जो है अब क्या करेगी, प्रश्नों का उत्तर भी देगी। ठीक है, कि मान के चलिए जो भी सदस्य जो है इनसे सवाल पूछेगा कार्यपालिका से। कार्यपालिका मतलब जो प्रशासन का काम संभाल रही है, जो हमारी गवर्नर यानी वायसराय की क्या है, जो कार्यपालिका परिषद है यानी कार्य परिषद है, वो यहाँ पर देखिए क्या करेगी, बजट पर अब बहस भी होगा। कार्यपालिका विधान परिषद में जो बैठे हुए लोग हैं तो कार्यपालिका भी लोग बैठेंगे और अन्य लोग भी बैठेंगे, तो बजट पर बहस भी होगी। साथ ही साथ कार्यपालिका अब क्या करेगी, अन्य सदस्यों के प्रश्नों का क्या देगी, उत्तर भी देगी। तो ये रहा हमारा 1892 का भारतीय सुधार अधिनियम। चलिए अगला है हमारा, हम देख लेते हैं 1909 का भारतीय सुधार अधिनियम। ठीक है, तो नोट करते हुए मेरे साथ चलिए, तो आपको भी अच्छा लगेगा और पढ़ते चलिएगा। रिवीजन भी जरूरी है। देखिए जैसे एक क्लास हमारी हो चुकी है पॉलिटी की, तो उसका रिवीजन भी करिएगा, भूल मत जाइएगा। आपको जो है इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हमने बताया हुआ है,
कि GS बाई RK सर दूसरा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हमारा पहला चैप्टर ही चल रहा है, बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, बहुत डिफाइन करते हुए चलेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो आपको समस्या ना आए। चलिए, वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए तो देखते हैं, अगला है हमारा 1909 का भारतीय सुधार अधिनियम। हमारा अगला है 1909 का भारतीय सुधार अधिनियम, भारतीय सुधार अधिनियम। ठीक है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसी को हम कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। किस नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्यों कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम? देखिए, उस समय जो हमारे गवर्नर थे वो कौन थे, मिंटो थे, और उस समय जो भारत सचिव थे वो कौन थे, मार्ले थे। तो इसीलिए इस अधिनियम को क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो पहला देखिए इसमें पॉइंट है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में काफी वृद्धि कर दी गई। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसका जो है पहला की पॉइंट है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में काफी वृद्धि कर दी गई, काफी वृद्धि कर दी गई। जैसे अगर हम केंद्रीय की बात करें तो केंद्रीय में पहले 16 सदस्य थे, 16 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 60 सदस्य कर दिया गया। तो पहला की पॉइंट याद रखिएगा, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में काफी वृद्धि कर दी गई, ये रहा इसका पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा हमने क्या कर दिया कि केंद्रीय परिषद में अब यहाँ पर गैर सरकारी सदस्यों का भी बहुमत जो है बढ़ा दिया। ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट। तो यहां पर अब हमें क्या है कि दोनों स्तरों पर जो विधान परिषद में जो चर्चा हो रही थी, अभी हमने पिछले देखा कि जो हमारा 1800 हमने जो है कहने का मतलब आपका देखा था कि 1861 के अधिनियम पे हमें वहां क्या किया गया, कार्यों में बढ़ावा मिला था। ठीक है, साथ ही साथ 1892 में हमने देखा कि वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने, साथ ही साथ कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का हमें अधिकार मिला था। लेकिन यहाँ पर और आगे चर्चा बढ़ा दी गई, कहा गया कि यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं कि विधान परिषद पर चर्चा के कार्यों का दायरा बढ़ गया है। ठीक है, जैसे अनुपूरक प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना। जैसे हम देखेंगे ना, आज भी संसद में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरक प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न और साथ ही साथ तारांकित प्रश्न। तो यहां कर दिया गया क्या कि विधान परिषद में चर्चा के कार्यों पर वृद्धि, चर्चा के कार्यों पर क्या कर दिया गया, चर्चा के कार्यों पर वृद्धि। अगर उदाहरण के रूप में देखेंगे तो जैसे हम कह सकते हैं अनुपूरक प्रश्न पूछना, अनुपूरक प्रश्न पूछना। हम देखेंगे जब हम संसद की कार्यवाही के बारे में पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो संसद में देखेंगे पूरक प्रश्न क्या होते हैं, अनुपूरक प्रश्न क्या होते हैं, तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज एक क्या होती है कि पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था। ठीक है, तो कौन से पहले व्यक्ति थे, वो व्यक्ति थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को ठीक है, ये कौन थे, प्रथम भारतीय थे। ठीक है, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किए गए, कार्यकारी परिषद में शामिल किए गए। ठीक है, याद रखिएगा कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय थे जो वायसराय की कार्य परिषद के जो है सदस्य बनाए गए थे, और इन्हें क्या बनाया गया था, इन्हें जो है विधि सदस्य भी बनाया गया था, यानी विधि सदस्य। ठीक है, याद रखिएगा विधि सदस्य।
जैसे आज भी विधि मंत्री होते हैं ना, कानून मंत्री होते हैं, विधि सदस्य होते हैं, वही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बनाए गए थे, क्योंकि वायसराय की कार्यकारी परिषद में क्या किए गए थे, ये शामिल किए गए थे। ठीक है, और यहीं पर एक अंतिम पॉइंट हम देख लेते हैं कि इसी अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया। पृथक निर्वाचक मंडल किनको दिया गया? मुस्लिमों को दिया गया। किनको दिया गया? तो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, आप याद रखिएगा, की पॉइंट बना लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, कि पृथक निर्वाचक मंडल जो था मुस्लिमों को किस अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है? तो 1919 के भारतीय सुधार अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है। तो आज हमने देखिए क्या देखा कि 1833 के बाद हमने जो है 1853 का चार्टर अधिनियम देखा, फिर 1858 का भारतीय सुधार अधिनियम देखा, फिर हमने 1892 का सुधार अधिनियम देखा, साथ ही साथ हमने 1909 का भारतीय सुधार अधिनियम देख लिया। यहां से हमारे कुछ और बच रहे हैं, जैसे भारतीय सुधार अधिनियम 1919 और भारतीय सुधार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये हमारे 3 अधिनियम बच रहे हैं जो हम अगली क्लास में खत्म करेंगे। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। इस कल की क्लास और आज की क्लास का एक साथ पीडीएफ आज आपको प्राप्त हो जाएगा और वो साप्ताहिक ग्रुप में पड़ जाएगा। तो जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो वो जीएस बाय आरके सर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पर आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी। तो आज क्लास बच्चों यहीं तक। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।